क्या समान नागरिक संहिता पर बीजेपी को आदिवासियों का साथ मिलेगा? कई राज्यों में विरोध के स्वर उठने लगे हैं, तो क्या आदिवासी समुदायों की अलग अलग परंपराएं यूसीसी को लाने में रोड़ा बन सकती हैं? अयोध्या में राम मंदिर और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद केंद्र की भाजपा सरकार अब अपने तीसरे सबसे बड़े एजेंडे समान नागरिक संहिता पर तेजी से आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पूरी सियासत इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के इर्द गिर्द ही नजर आएगी और इसलिए केंद्र सरकार भी इस दिशा में तेजी से काम करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि इसी बीच समाज के कई वर्गों में भी तीव्र और तीखा विरोध भी सुनने को मिल रहा है। नागरिक संहिता का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समाज के साथ साथ आदिवासी समाज के लोग भी करते नजर आ रहे हैं। आदिवासी समाज भी केंद्र सरकार की इस कोशिश के विरोध में आवाज बुलंद कर रहा है। इस पर कई पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि आदिवासी संगठनों का ये कहना है कि समान नागरिक संहिता के आने से आदिवासियों के सभी प्रथागत कानून खत्म हो जाएंगे। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, एसपीटी एक्ट और पैसा एक्ट के तहत आदिवासियों को झारखंड में जमीन को लेकर विशेष अधिकार है। आदिवासियों को भय है कि यूसीसी के लागू होने से ये अधिकार खत्म हो जाएंगे। दूसरा पहलू ये है कि यूसीसी के लागू होने से पूरे देश में विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेने और विरासत उत्तराधिकार एक समान हो जाएगा। लेकिन आदिवासी जिनके रीति रिवाज और परंपराएं अलग हैं और सदियों से चले आ रहे हैं, अगर उनके कानून यूसीसी के दायरे में आएंगे तो उनके अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो सकता है। तीसरा पहलू यह है कि संगठनों का तर्क है कि इस कानून के लागू होने से महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में अगर कोई गैर आदिवासी एक आदिवासी महिला से शादी करता है तो उसकी अगली पीढ़ी की महिला को जमीन का अधिकार मिलेगा, जिससे कि आदिवासियों की जमीन से जुड़े हित प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद आदिवासी भूमि जिसकी खरीद बिक्री पर भी अभी रोक है, उसे भी हड़पने की होड़ लग जाएगी, ऐसे भी भय लग रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने में सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये कहना है आदिवासियों का, और जिनका मानना है कि यूसीसी आने के बाद उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आदिवासी यानी अनुसूचित जनजातियों की अपनी अलग पहचान है और इनके अपने अनोखे पारंपरिक नियम भी हैं, जिससे ये अपने समाज पर शासन करते हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में आदिवासियों को भी शामिल किया गया तो इनकी जीवन शैली पर भी इसका बहुत असर पड़ सकता है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड में जन्म, शादी, तलाक और संपत्ति को लेकर सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन आदिवासी लोगों के लिए सभी रीति रिवाज और परंपराएं धर्मों से अलग होती हैं। जानकारों का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो ये आदिवासियों की सदियों से चली आ रही अनोखी परंपराओं को प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से परिणाम स्वरूप आदिवासियों के अस्तित्व और पहचान पर भी खतरा मंडराने लग सकता है। सवाल इसी बीच उठ रहे हैं कि क्या आदिवासियों की अलग अलग परंपराएं यूसीसी की राह में रोड़ा बन सकती हैं? अगर यूसीसी लागू भी हुआ तो आदिवासी नहीं चाहेंगे कि उनकी परंपराओं के साथ साथ छेड़छाड़ किया जाए। आदिवासी समाज में पुरुष एक महिला के अलावा कई महिलाओं के साथ भी शादी करने के बंधन में बंध सकता है। इसी तरह से महिलाएं भी एक से ज्यादा पुरुष के साथ शादी कर सकती हैं। सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि संपत्ति को लेकर भी आदिवासियों की अलग अलग परंपराएं हैं। मेघालय के आदिवासी लोग अपनी संपत्ति विरासत के तौर पर अपनी सबसे छोटी बेटी को देते हैं। अब इसी बीच जानते हैं कि आखिर किस आदिवासी समुदाय की परंपराएं क्या हैं और किस तरह से रोड़ा बन सकती है। भिलाना समुदाय की बात करते हैं। इस समाज में पुरुष बिना शादी के महिला के साथ रह सकते हैं और बच्चा भी पैदा कर सकते हैं, साथ ही एक से ज्यादा महिलाओं से शादी भी रचा सकते हैं। किग्रासिया समुदाय, इस समुदाय में पुरुष और महिला शादी से पहले एक साथ रहते हैं और उसके बाद जब बच्चा होता है तो वो शादी कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 342 के मुताबिक ऐसी शादियों को गैर कानूनी नहीं माना जाता है। संथाल समुदाय की बात करें तो संथाल समाज में 12 तरीकों से शादी की जा सकती है। बड़ी बात यह है कि अगर पहली पत्नी से बच्चा नहीं हो रहा है तो पुरुष उसे बिना तलाक दिए दूसरी महिला से भी शादी कर सकता है। भील समुदाय की बात करें तो भील समुदाय में बहुविवाह का प्रचलन है, यानी इस समुदाय के लोग एक से ज्यादा महिलाओं से शादी कर सकते हैं। अच्छी बात तो ये है कि इस समुदाय के लोग दहेज लेते नहीं हैं, बल्कि लड़की पक्ष को उपहार में सामान देते हैं। गोंड समुदाय की बात करें तो इस समाज में अगर किसी के पति की मौत हो गई हो तो उसे विधवा नहीं माना जाता। उस महिला की शादी कुंवारे लड़के से कराई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि महिला से शादी करने वाला शख्स उसका पोता भी हो सकता है।
अब जानते हैं कि राजनीति में आदिवासी आखिर किस तरह से अहम रोल निभाते हैं, उसका चुनावों पर क्या असर पड़ सकता है। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं। लोकसभा की 47 सीटें आरक्षित हैं। इनमें से मध्य प्रदेश में 6, ओडिशा झारखंड में 5-5, छत्तीसगढ़ गुजरात और महाराष्ट्र में 4-4, राजस्थान में 3, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में और मेघालय में 2-2, जबकि त्रिपुरा में लोकसभा की 1 सीट आदिवासी के लिए आरक्षित है। लोकसभा की कुल सीटों का ये करीब 9% है, लेकिन गठबंधन राजनीति के तौर में ये आंकड़ा बहुत अहम है। आरक्षित सीटों के अलावा मध्य प्रदेश की 3, ओडिशा की 2, झारखंड की 5 सीटों का समीकरण ही आदिवासी ही तय करते हैं। साथ ही करीब 15 लोकसभा सीटों पर आदिवासी समुदाय की आबादी 10 से 20% के आसपास है, जो जीत हार में अहम भूमिका भी निभाते हैं। लोकसभा की करीब 70 सीटों को आदिवासी प्रभावित करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 में से करीब 28 सीटों पर जीत मिली थी। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा में भाजपा को आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2014 के चुनाव में भी भाजपा को 26 सीटों पर जीत मिली थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की आदिवासी सीटों पर पार्टी को सफलता मिली थी। अब ये तो हुई लोकसभा चुनाव की बात, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी वोट बैंक असर डालते हैं, और वो कैसे, आइए समझते हैं। देश के 10 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। ये वोट बैंक कई सीटों पर हार और जीत तय करता है। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी हैं, जिनके लिए 230 में से 47 सीटें आरक्षित हैं। आदिवासी इसके अलावा भी 25 से 30 सीटों पर असरदार हैं। इसी तरीके से राजस्थान में आदिवासियों की संख्या 14% के आसपास है। यहाँ 200 में से 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। दोनों पार्टियों के लिए 25 सीटें बेहद ही अहम हैं, और इसलिए पीएम लगातार इस क्षेत्र का दौरा भी करते नजर आए हैं। जबकि छत्तीसगढ़ की 34% आबादी आदिवासियों की है, और यहाँ 90 में 34 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। यहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, और तेलंगाना में आदिवासियों के लिए भी आरक्षित सीटों की संख्या भले कम है, लेकिन भाजपा, बीआरएस और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में ये काफी अहम रोल है। और इस तरीके से आदिवासी जो हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव में और आने वाले लोकसभा चुनाव में काफी अहम रोल निभाते हैं, जिसके लिए अभी फिलहाल तो यूसीसी को लेकर सभी आदिवासी वर्ग जो है वो विरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।